पद्मेश 24/7 के स्नैप संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गोंदिया से कटंगी चलती ट्रेन से मां ने अपने 7 वर्षीय बच्चे को बाहर फेंका, फिर स्वयं ने लगाई छलांग, बेटी को आई गंभीर चोटें। मामला वनगंगा नदी के रेलवे पुल के पास का। जिले में 2 अलग अलग स्थान पर 2 युवकों की पानी में डूबने से हुई मौत। एक युवक की गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से हुई मौत, तो दूसरे युवक का शव वनगंगा नदी के मृत्युंजय घाट से किया गया बरामद। जिले में नहीं रुक रहा साइबर ठगी का ग्राफ। 2 अलग अलग मामलों में 3,31,000 रुपए की साइबर ठगी। एक को लोन लेने के नाम पर बनाया निशाना, तो दूसरे से पैसे रिफंड के नाम पर ली गई 1 महीने की सैलरी। नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बेचने के मामले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंजू इके और उसके पति जमील कुरैशी गिरफ्तार। न्यायिक अभिरक्षा में दोनों पति पत्नी भेजे गए जिला जेल। कलेक्टर के आदेश की वन विभाग के द्वारा की जा रही अवहेलना। जिला कलेक्टर के द्वारा ग्रामीण के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद भी वन विभाग नहीं दे रहा मुआवजा। किरणापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दहीगढ़वा का मामला। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सावरझोड़ी के जंगल में एक महिला का फांसी पर लटका हुआ शव बरामद किया गया है। मृतिका राजेश्वरी पति धनुष सिंह परते 28 वर्ष ग्राम सावरझोड़ी निवासी है, जिसके द्वारा बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कुछ माह से राजेश्वरी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और वह बीमारी से परेशान रहती थी। 28 सितंबर की शाम राजेश्वरी अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिवार वालों ने राजेश्वरी की काफ़ी खोजबीन की, किंतु वह नहीं मिली। 30 सितंबर को सुबह जब गांव के लोग जंगल की तरफ गए, उन्होंने जंगल में एक पेड़ में राजेश्वरी की फांसी पर लटका हुआ शव देखा और उन्होंने इस संबंध में परिवार वालों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर परसवाड़ा पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा और मृतिका का शव नीचे उतारकर लाश का बरामद किया और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि राजेश्वरी ने मानसिक बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही। रूपचर थाना के अंतर्गत कुंदुल कोदापार के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के मामले में 12 महिला सहित 38 नामजद नक्सली व अन्य नक्सलियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। आपको बताया कि 29 सितंबर को प्रातः 7:45 बजे से 8:30 बजे के बीच कुंदुल कोदापार के जंगल में जब पुलिस पार्टी सर्चिंग कर रही थी, तब प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सशस्त्र वर्दीधारी महिला पुरुष माओवादियों के द्वारा एक राय होकर अवैध आग्नेय शस्त्रों से लैस होकर पुलिस बल की हत्या लूटने के इरादे से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। पुलिस पार्टी के द्वारा भी अपने बचाव करते हुए संतुलित फायरिंग की गई। इस फायरिंग के दौरान एक अज्ञात सशस्त्र नक्सली मारा गया था, जिसकी पहचान टांडा दर्रे कसा दलम का सक्रिय सदस्य कमलू के नाम से की गई थी, जिस पर 14 लाख का इनाम घोषित किया गया था। इस मामले में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के MMC जोन KGRB डिवीजन के मलाजखंड व टांडा संयुक्त दर्रे कसा एरिया कमेटी के SZCM राजेश उर्फ मंगू उर्फ दामा, TVCM देवचंद उर्फ नरेश, DVCM विकास उर्फ अनिल नकपुरे, दीपक उर्फ सुधाकर, प्रेम उर्फ प्रवीण, विश्वास, रीता, संतु, रामसिंह, रघु, संगीता, सविता सहित अन्य नक्सलियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 307, धारा 25-27 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 4-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 13 ब्रिकेटेक के तहत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। 3 दिवसीय हड़ताल का सरकार पर कोई असर न होने से खपा अंशकालीन कर्मचारियों ने शनिवार को काम बंद हड़ताल कर अनिश्चित हड़ताल पर भी चले गए, जिन्होंने ऐलान किया है कि जब तक सरकार के द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक अंशकालीन कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहे।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश अंशकालीन कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर 28 सितंबर से अंशकालीन कर्मचारी स्थायी कर्मी घोषित कर शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जनपद पंचायत बालाघाट कार्यालय के सामने 3 दिवसीय काम बंद धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन 3 दिनों के भीतर भी सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किए जाने से खफा जिले के 450 अंशकालीन कर्मचारी 30 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए और 3 अक्टूबर से क्रमिक भूख हड़ताल करने की भी चेतावनी दी। पेमेंट नहीं बढ़ रही है, हमको कम से कम कलेक्टर दर तो किया जाए निश्चितकालीन तक के। हम 2500 में काम क्या कर रहे हैं अभी? 2500 में केवल 1 जीरो मात्र की जरूरत है, बस 1 जीरो लगा दे सरकार तो हमारा काम हो जाएगा 25,000। 2500 में क्या काम होता है सर? हमारा कोई काम नहीं होता, हमारा मजदूरी नहीं निकलता 2500 में। प्रदेश भर में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ, उसका सरकार पे कोई असर नहीं हुआ, इसलिए आज से हमारा धरना बढ़ाया जाता है। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना चलता है। क्या मांगे? हमारी मांगे ये है कि जितने भी अंशकालीन कर्मचारी हैं उनको सरकार दैनिक वेतनभोगी करे और कलेक्टर दर से वेतन दे। जिले में साइबर ठगी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा चाहे कितने ही जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हो, पर आखिरकार उनका परिणाम जीरो ही नजर आ रहा है। जिले में नए नए तरीकों से साइबर ठगों के द्वारा साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। जिले में अलग अलग 2 मामले साइबर ठगों के द्वारा लगभग 3,31,000 की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि जागरूकता की कमी के कारण जिले में साइबर अपराध का दायरा बढ़ते ही जा रहा है। जिले में लोगों को आसानी से लोन दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा एक मामला साइबर नोडल शाखा में सामने आया है, जिसमें पीड़ित के साथ 3 लाख रुपए की ठगी की गई। इसी तरह एक युवक को ठगी करने वालों ने पैसे वापस दिलाने के नाम पर लिंक भेजा और जिस पर क्लिक करते ही पीड़ित की 1 माह की तनख्वाह पार हो गई। दोनों ही मामले के पीड़ितों ने कोतवाली स्थित साइबर नोडल शाखा में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस पीड़ितों के बैंक अकाउंट सहित अन्य जानकारी लेकर जांच में जुट गई है। साथ ही पुलिस ने अपील की गई है कि अनजान नंबर से आने वाले कॉल पर विश्वास न करें और बैंक संबंधित अथवा आधार कार्ड या पैन कार्ड संबंधित गोपनीय जानकारी कतई साझा न करें। लोन आदि के लिए बैंक कार्यालय से ही संपर्क करें। ऑनलाइन लोन के लिए किसी ऐप या नंबर पर संपर्क न करें। लालबरा थाना क्षेत्र के ग्राम खुरसोड़ी निवासी युवक ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसे लोन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने एक नामी फाइनेंस कंपनी के ऐप से लोन लेने के लिए आवेदन किया था। कुछ दिन बाद उसे एक अनजान नंबर से यह कहते हुए कॉल आया कि लोन के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट नंबर की फ़ोटो व्हाट्सअप करें। इसके लिए मुझसे फाइल चार्ज और रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर 1,000 रुपये मांगे गए। 1,000 रुपये देने के बाद मुझसे ज़्यादा पैसों की मांग की जाने लगी। कॉलर ने मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड से एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोल लिया और इस खाते में 3 लाख रुपए की लोन की राशि डाल ली। एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोलने से लेकर मेरे नाम पर लोन लेने की भनक करीब 2 महीने तक नहीं लगी। जब रिकवरी वाले मेरे घर पहुंचे और बार बार लोन की राशि अदा करने के लिए कॉल आने लगे, तब मुझे धोखाधड़ी के बारे में पता चला। जब मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक से चेक किया तो उसमें बहुत से ट्रांजैक्शन दिखाई दिए जो मैंने नहीं किए थे। वहीं शातिर ठगों ने बालाघाट निवासी नौकरी पेशा व्यक्ति की 1 माह की तनख्वाह भी पार कर दी। पुलिस जानकारी के अनुसार पीड़ित ने कुछ दिन पूर्व ही ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से सामान ऑर्डर किया था। ऑर्डर कैंसिल होने पर पैसे रिफंड के लिए पीड़ित ने गूगल पर नंबर ढूंढा और उस पर कॉल किया। कॉलर ने पैसे रिफंड कराने के लिए पीड़ित को एक एपीके फाइल की लिंक भेजी, जिस पर क्लिक करते हुए पीड़ित के बैंक खाते का नियंत्रण ठग के पास चला गया, जिसके बाद पीड़ित के खाते से 1 महीने की तनख्वाह ही 31,500 रुपये पार हो गई। पीड़ित की शिकायत पर साइबर नोडल शाखा में जाँच शुरू कर दी गई। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालाघाट रोड सिवनी कैंप के पास कचरा गाड़ी की ठोकर से एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल वृद्ध सुरजू पिता दादू पंद्रे 70 वर्ष सिवनी कैंप भरवेली निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरजू पंद्रे सिवनी कैंप भरवेली में अपने परिवार के साथ रहता है। बताया गया है कि 29 सितंबर को सुबह 9 बजे सुरजू पंद्रे चाय पीने के लिए दुकान जा रहा था। जय बड़ादेव मंदिर के पास कचरा उठाने वाली गाड़ी के चालक ने तेज रफ्तार पूर्वक गाड़ी चलाते हुए रिवर्स करने पर सूरज पंद्रे इस कचरा गाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया था, जिसके परिवार वालों लोगों ने उसे गोंदिया के अस्पताल में भर्ती किया था। किंतु सुरजू पंद्रे की हालत खराब होने पर परिवार वालों ने 30 सितंबर को उसे जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसाटोला में मायके से 3 दिन से लापता एक नवविवाहिता का शव इसी ग्राम के कुएं से बरामद किया गया। मृतिका निकिता पति रवि प्रसाद पुसाम 21 वर्ष ग्राम अतर चूहा थाना गढ़ी निवासी है।
इस नवविवाहिता के द्वारा पति से विवाद के बाद कुएं में कूदकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जानकारी के अनुसार निकिता का मायका परसा टोला का है और ससुराल ग्राम अतरचुआ थाना गढ़ी का है। पिछले वर्ष निकिता की शादी रवि प्रसाद पूसाम ग्राम अतरचुआ निवासी के साथ हुई थी। शादी के बाद निकिता अपने ससुराल में रहने लगी थी। बताया गया है कि 16 सितंबर को निकिता अपने पति रवि प्रसाद के साथ तीजा का त्यौहार मनाने के लिए अपने मायके परसा टोला आई थी। तभी से वह अपने पति के साथ अपने मायके परसा टोला में ही रह रही थी। 25 सितंबर की शाम 6 बजे करीब निकिता अपने मायके घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने निकिता की तलाश की किंतु वह नहीं मिली। 28 सितंबर की शाम 7 बजे कुएं में निकिता की लाश देखी गई थी, जिसकी रिपोर्ट सरवन सिंह उइके ने बैयर थाने में की थी। बैयर पुलिस ने ग्राम परसोटोला पहुंचकर मृतिका का शव बरामद कर 29 सितंबर को पंचनामा कार्रवाई के पश्चात निकिता का शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। जानकारी के मुताबिक निकिता के मायके आने के बाद वह मोबाइल का उपयोग बहुत कर रही थी, जिसके कारण निकिता का उसके पति के साथ विवाद हो गया था और इस विवाद के चलते निकिता 26 सितंबर की शाम 6 बजे घर से लापता हो गई थी, जिसका शव कुएं से बरामद किया गया था। संभावना व्यक्त की गई है कि पति से विवाद के बाद निकिता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली होगी। निकिता नवविवाहिता होने के मामले को आगे की जांच एसडीओपी बैयर के द्वारा की जा रही है। मधुमक्खियों के द्वारा लगातार काटकर जख्मी कर दिए जाने की खबर आती रहती है। ऐसा एक मामला ग्राम पंचायत सरंडी में सामने आया है। यहाँ कृषक अशोक गौतम उम्र 40 वर्ष अपने खेत में किसी कार्य से गए थे। वहां मधुमक्खी ने उसके पूरे शरीर में काट दिया, जिससे उससे पड़ोस में लोग उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल लेकर आए और उसे भर्ती कराया है, जहाँ उसका उपचार किया जा रहा है। पीड़ित ने पद्मेश 24/7 को बताया कि वो दोपहर में अपने खेत गया हुआ था। उसने सोचा कि मवेशियों के लिए घास काट लिया जाए। इस दौरान खेत में लगे पेड़ों से मधुमक्खियों ने झुंड ने उस पर हमला कर दिया। जैसे तैसे उसने भागकर अपनी जान बचाई, मगर इस दौरान मधुमक्खियों ने उसके पूरे शरीर में काटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सर ये खेत गया था। कब? आज करीब 2:30 बजे। सर उस बीच में घास काटने गया, खेत में मधुमक्खी थी, उसको मधुमक्खी ने बहुत बुरी तरह से काटी। सर पूरा सर तरह है, पूरा बदन भरा, यानी बहुत सारे निशान हैं। फिर इनको एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे राजस्थान में बेचने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में घिरी पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंजू उइके और उसके पति जमील कुरैशी को लामता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पति पत्नी को बालाघाट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले माह मंजू उइके और उसके पति जमील कुरैशी ने इस नाबालिग लड़की को सिलाई सीखने के बहाने जबलपुर ले गए थे और जबलपुर से उसे बैला फुसलाकर राजस्थान के जयपुर ले गए थे। वहां पर मंजू उइके और उसके पति ने इस नाबालिग लड़की को फुलेरा के मुकेश नामक व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए में बेचकर लड़की की मुकेश के साथ चोरी छिपे शादी करवा दी थी। शादी करवाने के बाद इस नाबालिग लड़की को मुकेश की पत्नी बनाकर उसके साथ उसके ग्राम भिजवा दिया गया था, जहां पर मुकेश नामक इस व्यक्ति ने इस नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। बताया गया कि 17 सितंबर की रात्रि 1 बजे नाबालिग लड़की फुलेरा से भागकर 19 सितंबर को अपने घर पहुंची और घटना के संबंध में अपने माता पिता को बताई। 27 सितंबर को यह लड़की अपने परिवार वालों के साथ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लामता थाना पहुंची थी। लामता पुलिस ने इस नाबालिग लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर मंजू उइके और उसके पति जमील कुरैशी और राजस्थान के फुलेरा के मुकेश नामक व्यक्ति के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। इस दौरान मंजू उइके का पति जमील कुरैशी फरार हो गया था, जिसे 29 सितंबर को लामता पुलिस ने सिवनी जिले से हिरासत में लिया और थाना लेकर आए। इसके बाद लामता पुलिस ने मंजू उइके को भी हिरासत में लिया और उसे भी थाना लेकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करके 30 सितंबर को उन्हें बालाघाट की अदालत में पेश कर जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में राजस्थान के फुलेरा निवासी मुकेश नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी होना शेष है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम राजस्थान भेजी जाएगी। मेरा थाना लामटा क्षेत्र की घटना है। ये घटना करीबन से माह पुराने 28 मई को लड़की को सिलाई सिखाने के बहाने जबलपुर ले जाने का बोलकर ले गए थे। उसके दरमियान जो भी ले गए हैं आरोपी मंजू उइके और उसका पति जमील खान, जो उनका बाला फुसला कर जयपुर ले गए और वहाँ पे किसी मुकेश नाम के व्यक्ति को उन्होंने चोरी छिपके शादी कर गए, उसको पत्नी बनाकर दे दी थी। जब लड़की वहाँ से आई तो उसी घटना अपने माँ बाप को बताई, तो थाना क्षेत्र थाने पे आके रिपोर्ट की तो अपराध पंजीबद्ध कर उसमें ले आए। आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश कर दिया, जहाँ से वो जेल भेज दिए गए।
मंजू उइके और उसके पति जमील कुरैशी के द्वारा किए गए इस घृणित कार्य से इस क्षेत्र में धीरे धीरे जन आक्रोश पनप रहा है। 29 सितंबर को इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य स्मिता टेकाम ने आदिवासी महिला समूह की महिलाओं के साथ थाने पहुंचकर मंजू उइके के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के संबंध में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा था। तो वहीं 30 सितंबर को ग्राम मोतेगांव मोरिया के दर्जन भर ग्रामीण महिला पुरुषों ने लामता थाना पहुंचकर मंजू उइके के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और 7 दिनों तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में उग्र प्रदर्शन कर पुलिस थाने का घेराव और आरोपी के आवास को आग के हवाले करने की भी चेतावनी दी थी। इस दौरान विधायक मधु भगत भी रामता पुलिस थाने पहुंचकर ग्रामीण को समझाइश दी। चूंकि थाना प्रभारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जन आक्रोश को बढ़ते हुए इसके पूर्व ही मंजू उइके और उसके पति जमील कुरैशी को गिरफ्तार करके दोनों को जेल भिजवा दिया गया। आपने उनसे लिया है? जी, उनसे मैंने पूछी कि कारण क्या है, कैसा क्या लगता है आपको? उन्होंने ये बताया कि हमको एक सिलाई सेंटर के माध्यम से ऐसा झूठा बता के उनने हमको ले जाया गया और राजस्थान में हमको कहीं बेच दिया। तो वहाँ से फिर मैंने आपसे थोड़ा सा एक तिरछा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब इसलिए देंगे आप क्योंकि आप बहुत सी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बच्ची की उम्र कम है और माता पिता जो है वो स्टेशन तक बच्ची को छोड़ने भी गए थे। अगर कोई ऐसी बात थी तो क्या माता पिता को संपर्क करना था या उस संस्थान तक जाके देखना था? हाँ। अकेले भेजना उचित था क्या? ना, ये तो उचित नहीं है। और इसके साथ साथ हमारा भी कर्तव्य है कि हम बिना डॉक्यूमेंट्स के अचानक परदेश में अपनी बेटी को कैसा भेजें। महापंचायत न बुलाने व लंबित मांगों को पूरा न किए जाने से आक्रोशित सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अधिकारियों ने पुनः 29 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वे चले गए, जिसके कारण सोसाइटी व उचित मूल्य की दुकानों में ताला लटका हुआ है, जिससे सेवा सहकारी समिति कार्य प्रभावित हो चुका है और कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से गरीबों व किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लालबरा विकासखंड में स्थित सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी व अधिकारी भी मध्य प्रदेश सेवा सहकारिता समिति के प्रांतीय आह्वान पर 29 सितंबर से कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण सेवा सहकारी समिति कार्यालय में व उचित मूल्य की दुकानों में ताला लटका हुआ है। जबकि 28 दिन हड़ताल करने के बाद 13 सितंबर से कर्मचारियों ने अपने कार्य पर लौटकर सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे, किंतु उनकी मांगें पूरी नहीं होने के कारण 15 दिन बाद पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो चले गए, जिससे सेवा का सहकारी समिति के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है, साथ ही किसान व अन्य खातेदारों को रुपए निकालने, खाद लेने, ऋण लेने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सभी के कार्य ठप हो चुके हैं, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसी तरह जिला मुख्यालय में भी सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। सर, बातचीत का तो दौर जारी है। हमारा संयुक्त मोर्चा संगठन पूरा प्रदेश में पड़ा हुआ है विगत 2 महीने से, और बातें तो चल रही है, पर बातें वही चल रही है जैसे 15 से 23 से समाप्ति कर दी गई थी। तो आज जो हमारा प्रदेश मोर्चा संगठन बोलते हैं ना सर, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पीता है, तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जो हमारे साथ छलवा करके एकदम स्पष्ट शासन के आदेशों के बाद भी मुख मोड़ लिया। तो क्या कहोगे, क्या विश्वास करोगे? इसलिए हमारे प्रदेश मोर्चा संगठन ने साफ मना कर दिया है कि श्रीमान, आपको आदेश करना है तो महापंचायत की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जो मांगे हैं इसको स्वीकार करते इसके आदेश कर दें, या महापंचायत आहूत आपको करनी है तो चलते हड़ताल में ही होगी। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भूपेंद्र सिंह के न्यायालय ने ड्यूटी के दौरान एक रेलवे कर्मचारी को मारपीट और पत्थर फेंककर चोट पहुंचाने से आरोपी दुर्गेश उर्फ दुर्गी पिता अर्जुन सिंह ठाकुर 33 वर्ष वार्ड नंबर 6 बालाघाट, विष्णु उर्फ नानंद सिंह पिता राजू सोनवा ने 28 वर्ष वार्ड नंबर 7 बालाघाट, शुभम पिता दीपक दुबे 29 वर्ष वार्ड नंबर 13 बुड़ी बालाघाट निवासी को न्यायालय उठने तक की कारावास और प्रत्येक को 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रीता यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी सुखदेव साहू रेलवे में ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत है। 20 नवंबर 2017 की शाम 4 बजे सुखदेव साहू की ड्यूटी बैयर चौक की रेलवे फाटक में थी और वह ड्यूटी कर रहा था। तभी दुर्गेश उर्फ दुर्गी अपने लोगों के साथ आया और रेलवे कर्मचारी सुखदेव साहू से कहा कि शाम को रेलवे फाटक बंद कर दिया है और मुझे देखकर रेलवे फाटक नहीं खोला। इसी बात को लेकर दुर्गेश उर्फ दुर्गी और उसके साथी रेलवे कर्मचारी सुखदेव साहू को गालियां देने लगे। सुखदेव ने जब उन्हें गाली देने से मना किया तो दुर्गेश उर्फ दुर्गी और उसके साथियों ने सुखदेव साहू को मारपीट कर दी और जान से मार डालने की धमकी दे डाली।
रेलवे कर्मचारी सुखदेव साहू के द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर दुर्गेश उर्फ दुग्गी ठाकुर, विष्णु उर्फ नान सोनवाने और शुभम दुबे के विरुद्ध शासकीय कर्मचारी को शासकीय कार्य के दौरान मारपीट करने और जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में अपराध किया गया था। इस अपराध में तीनों को गिरफ्तार के बाद अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भूपेंद्र सिंह की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए दुर्गेश उर्फ दुर्गी ठाकुर और उसके साथी विष्णु उर्फ नान सोनवाने और शुभम दुबे को धारा 353, 337, 332 के तहत न्यायालय उठने तक का कारावास और प्रत्येक को 3-3 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो अलग अलग क्षेत्र पाथरवाड़ा और मृत्युंजय घाट बालाघाट में दो युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसमें पहले युवक जो कि शहर से लगे ग्राम पाथरवाड़ा में गणेश जी विसर्जन के दौरान गांव के ही तालाब में पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई, तो वहीं दूसरे युवक जो स्थानीय मृत्युंजय घाट में उसके कपड़े, मोबाइल व चप्पल वैनगंगा नदी के किनारे मिले हैं, जिससे उसकी वैनगंगा नदी के पानी में डूबने की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। मृतक मलाजखंड निवासी भी बताया जा रहा है। पहली घटना बीते दिवस गणेश विसर्जन के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पाथरवाड़ा की है, जहां शाम लगभग 7 बजे सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति के गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 24 वर्षीय संजय पिता रतनलाल लिल्लारे गांव के तालाब में ही डूब गया था, जिसके शव को होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी घटना में वैनगंगा नदी के महामृत्युंजय घाट की है, जहां पर गत दिवस नदी किनारे युवक के कपड़े और मोबाइल मिला था, जिससे उसकी पहचान मलाजखंड थाना के अंतर्गत मोहगांव हाल मुकाम अवधपुरी वार्ड क्रमांक 33 निवासी प्रदीप पिता राम टेमरे के रूप में की गई। संभावना जताई जा रही है कि यह हादसा भी गणेश विसर्जन के दौरान घटित हो सकता है, जिसके शव को होमगार्ड की टीम और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां कोतवाली पुलिस ने दोनों ही शव को बरामद कर जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कल के द्वारा चर्चा के दौरान बताया कि जैसे ही उन्हें 29 सितंबर को देर शाम जानकारी लगी कि पाथरवाड़ा और महामृत्युंजय घाट पर किसी के पानी में डूबने की जानकारी आ रही, तो वहां स्वयं तत्काल मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा मामले की तस्दीक की गई, जिसमें पता चला कि पाथरवाड़ा के एक युवक जो कि गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक घटना घटित हुई, तो वहीं दूसरी घटना महामृत्युंजय घाट पर एक युवक के कपड़े व अन्य सामग्री किनारे पर मिलने से आशंका जताई जा रही है। बाद में एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर उस युवक के शव को बाहर निकाला गया और दोनों ही शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। जिला मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर स्थित वैनगंगा नदी के करीब रेलवे पटरी के पास उस समय कोलाहल का माहौल मच गया, जब गोंदिया कटंगी ट्रेन से एक महिला के द्वारा अपनी 7 वर्षीय बच्ची को चलती ट्रेन से फेंककर स्वयं भी ट्रेन से नीचे कूद गई। हालांकि इस घटना में मां और बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी, किंतु 7 वर्षीय बेटी को गंभीर चोटें आई है, वहीं मां को मामूली चोटें आई। आपको बता दें कि कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम वरोड निवासी छाया सोनवाने उम्र 35 वर्ष अपने पति प्रहलाद सोनवाने और 7 वर्षीय बेटी के साथ मेमू ट्रेन से कटंगी की ओर जा रही थी। देर रात करीब 11:30 बजे जब ट्रेन वैनगंगा नदी के पास डेंजर रोड के पास से गुजर रही थी, तभी छाया व उसकी बेटी चलती ट्रेन से कूद पड़े। इस हादसे में बेटी के सर में चोट आने पर उसके चोटें आई है। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश वास्कल ने बताया कि प्रथम दृष्टि में महिला छाया मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर आ रही है। बताया गया कि वह आत्महत्या के प्रयास से चलती ट्रेन से कूदी थी, लेकिन पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार महिला इससे पहले भी आत्महत्या करने का प्रयास कर चुकी है। श्री वास्कल ने बताया कि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मां बेटी को घायल अवस्था में देखा और डायल 100 को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मां बेटी को तत्काल ही जिला अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। दोनों खतरे से बाहर है और उनका उपचार चल रहा है। वहीं ट्रेन में सफर कर रहे एक प्रत्यक्षदर्शी की माने तो उनके द्वारा बताया गया कि वह भी गोंदिया से कटंगी मेमो ट्रेन में सफर कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ट्रेन में एक पति पत्नी और उसके 7 वर्षीय बच्ची भी ट्रेन में सफर कर रही है, जिसमें उस बच्ची के पिता के द्वारा अपनी टॉवल से उड़ाते हुए बच्चों को सुलाने के लिए उनकी माता को दे दिया गया था और वहां भी स्वयं भी ट्रेन में सोने लगे थे। तभी बालाघाट स्टेशन से ट्रेन निकलने के बाद जैसे ही ट्रेन डेंजर रोड स्थित वैनगंगा नदी की ओर पहुंच रही थी, तभी उसकी माता ने बच्ची को पकड़ते हुए उनके सामने ही गेट की ओर गई और अचानक से बच्ची को चलती ट्रेन से फेंक दिया और उसके बाद वह स्वयं भी ट्रेन से कूद गई। जैसे ही घटना घटी तो कुछ लोगों के द्वारा ट्रेन को रोकने के लिए जंजीर खींचा गया और ट्रेन वहीं रुक गई। उसके बाद दोनों मां बेटी को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। उसके बाद ट्रेन कटंगी की ओर आगे बढ़ गई।
कहाँ से आ रहे थे? मैं गोंदिया से कटंगी के लिए सफर में बैठा ट्रेन में। क्या हुआ? मैंने देखा कि बालाघाट से एक छोटी सी बच्ची, लगभग 7 साल की बच्ची थी और वो दोनों आदमी औरत थे। मैंने देखा कि बच्ची को मेरे सामने में सुलाया गया, उसको उसके पिताजी ने अपना टाविल से उड़ाया और उसके बाद में उसका बाप भी सो गया। तो जब उसका बाप सो गया तो उसकी पत्नी ने उसकी बच्ची को उठाई अपने गोद में और हमारे सामने में एकदम से गेट के पास में लाई और फेंक दी और स्वयं खुद भी कूद गई। तो ये नदी में कूदी है या उसके पहले कूदी? ये गर्रा नदी के लगभग 3 मिनट पहले की बात है। पहले वो कूदी, उसके बाद में वो कूदी और नदी के पार जब हुए हम तो कुछ लोगों ने जंजीर खींचे और ट्रेन रुक गई। चलो ठीक। वहीं बच्ची के पिता प्रहलाद सोनवाने के द्वारा बताया गया कि वह भी ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके द्वारा अपनी बच्ची को सुलाने के लिए बच्ची को टॉवल ढककर बच्ची को अपने पत्नी को दे दिया था और वह ट्रेन में सो रहे थे, तभी यह घटना घटित हुई, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं लग पाई। बोलो सर। सर मैं वो बच्ची को यहाँ पे बैठा दिया था, वो मेरी बीबी को बैठा दिया था, सुला दिया लड़की है। मैं सर वरुण का रहने वाला। नहीं वरुण ना मालूम सर, मैं यानी बस सोया हुआ था, लेटा सा तो नींद लग गई मेरे को। बच्ची थी 8-9 साल की है। अबे 9 साल की? अरे यार क्या बता रही है? चुप रहो, अल्लाह मत करो। 8 साल की बच्ची तेरी? छोटी सी थी वो तो। हाँ छोटी सी यार, इतनी बड़ी बच्ची है। 2 बच्ची है? एक है। एक ही जन कूदेगी 2 जन कूदे? पहले उसको फेंकी बोलते हैं, अब इन्हें देखे। तो उसकी भी औलाद है? हाँ। अरे वो हेलो हाँ सर ये कर रहा हूँ। गणपति बापा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आ के गुंजायमान नारों के साथ 30 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा निकालकर नहर में गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जिसमें नगर सहित क्षेत्र के सार्वजनिक समितियों में 27 व 28 सितंबर को हवन पूजन के पश्चात विशाल भंडारा का आयोजन हुआ। वह भव्य शोभा यात्रा निकालकर भगवान श्री गणेश का 28, 29 व 30 सितंबर को भी विसर्जन करते हुए सभी ने एक स्वर में बप्पा के दरबार में काफी नारे लगाए। नगर के वार्ड नंबर 15 सिविल लाइन के राजा की 30 सितंबर को शोभा यात्रा निकालकर नहर में विसर्जन किया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी सिविल लाइन के राजा भगवान गणेश की 18 सितंबर को विधि विधान से पूजन अर्चन करने के उपरांत स्थापना की गई थी, जहां पूरे 10 दिनों तक भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना के उपरांत 26-27 सितंबर को हवन पूजन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस पूरे गणेश उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बप्पा के दरबार में अपनी अर्जी लगाकर मनोकामनाएं मांगी। इसमें सिविल लाइन के राजा के विसर्जन की शोभा यात्रा 30 सितंबर को धूमधाम के साथ निकाली गई, जिससे नगर का भ्रमण करते हुए नहर के तट पर पहुंची, जहां भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के उपरांत भव्य प्रतिमा का विसर्जन किया गया। वहीं नगर के वार्ड नंबर 14 में भी जोड़ा पीपल हनुमान मंदिर में विराजित विघ्नहर्ता को भी विदाई देकर अगले वर्ष जल्द आने की कामना की गई। वहीं इस 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व पर ग्राम मुबारा के वार्ड नंबर 8 बाल गणेश उत्सव समिति के द्वारा ड्राई फ्रूट से सुसज्जित भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना 18 सितंबर को विधि विधान से की गई थी। 10 दिनों तक भगवान गणेश की आराधना करने के बाद 28 सितंबर को हवन पूजन और भंडारे का आयोजन कर पर्व का समापन किया गया।
बालाघाट जिले में साइबर फ्रॉड के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। किसी अज्ञात लोगों के द्वारा फोन कर खाते को खाली करने का यह खेल निरंतर जारी है। इसी कड़ी में वारासिनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत नेत्रा निवासी 18 वर्षीय अमन पिता अर्जुन मस्कोले के साथ 25 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड की इंक्वायरी के नाम पर उसके खाते से 5,000 रुपये निकाल लिए गए। उक्त संबंध में पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए पीड़ित अमन मस्कोले ने कहा कि 25 सितंबर की सुबह 11:15 बजे वो अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अज्ञात मोबाइल नंबर से उसके फ़ोन पर कॉल आया, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड की जानकारी मांगने लगा और दिल्ली से बोलना बताया। पूछा गया कि उन्हें राशन मिलता है नहीं, जिस पर मेरे द्वारा मना करने पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसे कहा गया कि हम यहाँ से कार्रवाई कर दे रहे हैं, एक OTP आपके पास आएगा और वह हमें दे दो, फिर आपको राशन मिलने लगेगा। उसके बाद उसे OTP आने पर अज्ञात व्यक्ति ने OTP मांगा तो उसे OTP नहीं दिया, फिर भी मेरे खाते से 5,000 रुपये निकाल लिए गए। यह 5,000 रुपये मुझे मेरे पिता खेत में काम करने वाले मजदूर को देने के लिए दिए गया था। मेरे पिता नागपुर में ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं। मैंने पढ़ाई छोड़ दिया है, घर पर ही रहकर वे खेती का कार्य देखते हैं। मेरे खाते को खाली करने के बाद भी वह अज्ञात व्यक्ति मेरे संपर्क में था, जिससे पुलिस वालों ने बात करे तो उसके बाद से वह मोबाइल बंद कर दिया। मैं कह रहा था कि खाते में मैं तुम्हारे पैसे वापस होना है तो 2-3 हज़ार रुपये खाते में रखो, तभी तुम्हारे पैसे वापस होंगे। जिसकी शिकायत करने के लिए पुलिस थाना वारासिनी में आए हुए थे, तो अधिकारियों के द्वारा बालाघाट के साइबर में शिकायत करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में साइबर में जाकर शिकायत की जाएगी। वो मेरे को उधर से कॉल आया, मैं खेत में था, राशन कार्ड की तरफ से बोल रहा हूँ। बोले तो आपको राशन नहीं मिलता क्या? बोले तो मैंने बोला नहीं मिलता। तो बोले सर आपकी कुछ ये करेंगे, बोले राशन वाशन सब मिलेगा बोले आपको, तो एक OTP आई होंगी, बोले OTP बताओ। बोले मैंने बोला OTP नहीं बताता मैं, तो भी मेरा पैसा कट गया। कितने बजे की बात है ये? 25 तारीख 11:40 की बात है। 25 तारीख को 11:40 की। हाँ। तो ये फ़ोन कहाँ से आया था? मेरे को ये फ़ोन राशन कार्ड की तरफ से आया था। यानी अभी बात हुई तो क्या बोले वो आपने जो थाने में आए हो? तो दिल्ली से बात कर रहा हूँ। और अभी फ़ोन नहीं उठा रहे? अभी कॉल नहीं उठा रहे। क्या बोल रहे थे ये बोल रहे थे आपका पैसा वापस कर देंगे, लेकिन 2,000-3,000 रुपये अकाउंट में रहेगा जब। हाँ, ऐसे नहीं करेंगे बोले? नहीं करेंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी। तो आपने शिकायत करे क्या इसकी कहीं? कर रहा था, ये बोले बालाघाट जाना पड़ेगा मुझे। बालाघाट साइबर में? हाँ। पैसे किस काम के लिए रखे थे आपने? मैं पापा ने मेरे अकाउंट में डाले थे, जो बनियार थे ना उनके लिए डाले थे। खेत में जो काम करते हैं? हाँ, उनके लिए डाले थे 5,000 रुपये। आप क्या काम करते हो? हाँ? आप क्या काम करते हो? मैं कुछ नहीं करता। पढ़ाई करते हो? नहीं, छोड़ दिया पढ़ाई। पापा क्या करते हैं? पापा ड्राइवर है। कहाँ पर? नागपुर पे।